आरआरबी एनटीपीसी 16 जून शिफ्ट 1। क्वेश्चंस की बात करें तो डायमेंशनलेस फार्मूला ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर का जो है डायमेंशनलेस फार्मूला क्या है। इसका आंसर होगा m1L-1T-2। प्रेशर की बात करें तो ये होता है मास डिवाइडेड बाई लेंथ इनटू टाइम स्क्वायर, जिसको फोर्स अपॉन एरिया भी बोलते हैं, यानी कि F अपॉन A। फोर्स के अगर डायमेंशनलेस फार्मूला की बात करें तो ये होता है m1L1T-2, और एरिया की बात करें तो ये होता है m0 यानी मास 0 L2T0, यानी कि एरिया क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ। अगर वर्क और एनर्जी की बात करें, वर्क या एनर्जी की, तो वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, और इसका फॉर्मूला होता है mL2T-2। और पावर जो होता है ये होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि mL2T-3। अगर डेंसिटी की बात की जाए, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा mL-3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है कि 2011 सेंसस के अनुसार हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन से स्टेट का था। तो 2011 सेंसस के अनुसार हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो था वो केरला का था, जो कि 1084 था, 1084 पर 1000 मैन। सेकंड की बात करें, सेकंड हाईएस्ट की, तो यह है पुडुचेरी, 1037 फीमेल्स पर 1000 मेल। अगर इंडिया के एवरेज की बात की जाए तो यह है 943। साथ ही अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए, लिटरेसी रेट 2011 सेंसस के अनुसार लिटरेसी रेट जो है वो 74.04% है इंडिया का, जिसमें अगर मेल की बात की जाए तो 82.14% और फीमेल की बात की जाए 65.49%। और चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जाए, जो कि 0 से 6 साल के लिए होता है, यह है 919 पर 1000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MSME डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। MSME का फुल फॉर्म क्या होता है। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। डे की बात की जाए तो ये होता है 27 जून को, हर साल 27 जून को MSME डे के रूप में मनाया जाता है। अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट देखते हैं और टर्नओवर देखते हैं। अगर किसी इंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट लेस देन इक्वल्स टू 2.5 करोड़ है और उसका टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 10 करोड़ है तो माइक्रो इंटरप्राइज में माना जाएगा। स्मॉल की बात करें तो लेस देन इक्वल्स टू 25 करोड़ अगर उसका इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 100 करोड़ है। मीडियम की बात करें तो लेस देन इक्वल्स टू 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट, लेस देन इक्वल्स टू 100 करोड़ अगर उसका टर्नओवर है तो मीडियम इंटरप्राइज कहा जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। असम केसरी, असम केसरी के नाम से किसको जाना जाता है। तो असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी रायचौधरी को जाना जाता है। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1965 में,
और एक आसामी पोएट है। इनको लायन ऑफ आसाम के नाम से भी जाना जाता है। बात किया जाए हिंद केसरी की, तो हिंद केसरी जो है वो श्रीपति खान चनाले को कहा जाता है, और ये जो है वो रेसलर थे। पंजाब केसरी तो सबको पता है, ये होता है लाला लाजपत राय, और इनका जन्म हुआ था 1865 में, उनका डेथ हुआ था 1928 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फीमेल डायरेक्टर नॉमिनेटेड फॉर इंडिया एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है, भारत की कौन सी पहली महिला डायरेक्टर है जिनको गोल्डन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था? तो गोल्डन अवार्ड नॉमिनेट किया गया था पायल कपाड़िया को किया गया था। और किस मूवी के लिए किया गया था? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इस मूवी के लिए किया गया था। और अभी जो है 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड चल रहा है, और पायल कपाड़िया जो है इंडिया की पहली डायरेक्टर है जिनको नॉमिनेट किया गया था। हालांकि ये जीत नहीं सकी थी। बाकी अगले क्वेश्चन की बात करें, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये जो है जीएसटी से रिलेटेड है। बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। तो इम्पोर्टेंट की बात करें तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था, और इसके थ्रू 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, और साथ ही आर्टिकल 19(1) जो है इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लाए गए थे, जैसे पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड या फिर फॉरेन स्टेट से रिलेटेड कुछ थे। बात करें इम्पोर्टेंट की तो 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये जो है इसमें जो क्या किया गया था, प्रेसिडेंट को जो है मैंडेटरी कर दिया गया था कि कंपल्सरी कर दिया कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा तो उसको आपको एसेंट देना ही पड़ेगा। बात करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो ये 1976 में आया था, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। बात करें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो ये आया था 1978 में, और ये जनता गवर्नमेंट के द्वारा आया था, जनता गवर्नमेंट इनके द्वारा आया था। बात करें 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदलू कानून से रिलेटेड था, और ये जो है आपको 10th शेड्यूल इसके थ्रू आया था। बात किया जाए 61st की, तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1989 में आया था, और ये वोटिंग से रिलेटेड है। इसमें क्या किया गया था, पहले जो था कि वोटिंग का एज 21 साल था, उसको रिड्यूस करके 18 साल कर दिया गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 2002 में आया था, और इसके थ्रू जो क्या किया गया था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मतलब कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री में और कंपल्सरी एजुकेशन देना है, और इसके थ्रू एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड किया गया था जो कि आर्टिकल 51A में है, और इसमें ऐड किया गया था कि 6 से 14 ईयर्स के जो भी चिल्ड्रन हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिलाना है। ये हर एक सिचुएशन का ड्यूटी, हर एक सिटीजनशिप का ड्यूटी है। बात करें 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो 1992 में आया था, और इसमें जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इस भाषा को ऐड किया था, और ये 8 शेड्यूल में होता है, यानी जो भी भाषा होती है वो 8 शेड्यूल में ऐड होती है। और एक और आया था इसी से रिलेटेड 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और यह जो है बोडो, डोंगनी, मैथिली और संथाली इन भाषाओं को 8 शेड्यूल में ऐड किया गया था, और उससे पहले जो थे 18 भाषाएं थी, और उनको ऐड करने के बाद 22 हो गई टोटल। 103 की बात की जाए,
तो ये जो है आपको EWS जो है 10% रिजर्वेशन उससे रिलेटेड है। और आपका 73rd जो है वो 1992 में आया था, ये पंचायती राज से रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है। और पार्ट की बात की जाए तो ये 9th पार्ट में है और 11th शेड्यूल में है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आपको आया था, वो भी 1992 में ही आया था। और ये जो है म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है, म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है। और ये आपका 12th शेड्यूल में है। अगले क्वेश्चन की देखें तो शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक, मतलब कि MS एक्सेल में जो है अगर आपको हाइपरलिंक ऐड करना है तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको Ctrl+K यूज करना पड़ेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बात की जाए तो जैसे Ctrl+V, इससे क्या होता है, आपको पेस्ट होता है। Ctrl+C, ये जो है आपको कॉपी करने का काम आता है। अगर बात करें Ctrl+P की, तो ये आपको काम आता है प्रिंट करने के लिए। Ctrl+Z की बात की जाए तो ये अंडू के काम आता है। Ctrl+A की बात की जाए तो आपको सेलेक्ट ऑल, अगर आपको सेलेक्ट ऑल करना है तो Ctrl+A दबाना होगा। Ctrl+P की बात की जाए तो अगर कोई आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है और अगर उसको आपको बोल्ड करना है तो Ctrl+B का यूज होगा। अगर Ctrl+D दबाते हैं तो वो जो पेज है वो आपको बुकमार्क हो जाएगा। Alt+E जो है वो एडिट करने के लिए यूज होता है। बात करते हैं Alt+F4 की। Alt+F4 ये जो होता है, अगर किसी भी आप विंडो में है तो उसको अगर आपको क्लोज करना है तो Alt+F4 दबाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कॉन्टेक्चुअल मेनू, और इसके लिए जो है आपको Shift+F10 दबाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नीलगिरी माउंटेन, ये जो है किस स्टेट में है, तो ये जो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ये जो आपको ट्राई जंक्शन जो है आपको कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इसके ट्राई जंक्शन पे देखने को मिलेगा। और नीलगिरी जो है इसमें जो फेमस जो आपको हिल स्टेशन है वो ऊटी है, जो कि आपको क्वीन ऑफ माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको नीलगिरी की हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो नीलगिरी की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 2637 मीटर है। और साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक की बात की जाए तो वो है आपका अनाईमुड़ी, जिसका हाइट जो है 2695 मीटर है। बात करते हैं नॉट रिलेटेड टू अंडमान निकोबार आइलैंड, इनमें से जो कौन है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया था तो उस हिसाब से आपको आंसर होगा कावारटी आइलैंड। ये जो है आपको लक्षद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप की बात की जाए तो ये जो है इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। बात करी जाए लोक अदालत की, तो लोक अदालत में अगर कोई सिविल केस आपने किया है तो उसके खिलाफ अगर कोई आप कहाँ पे अपील कर सकते हैं, तो लोक अदालत जो है उसके नियम में ही लिखा हुआ है कि अगर लोक अदालत कोई भी डिसीजन देता है तो उसके खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते, यानी कि नो वेयर, कहीं भी अपील नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि जो लोक अदालत द्वारा जो डिसीजन दिया गया वो गलत है तो आप उसके हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में रीट के थ्रू जा सकते हैं। और रीट जो होता है आपको हाई कोर्ट का वो आर्टिकल 226 और 227, इस आर्टिकल के थ्रू आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बात किया जाए इंडियन सिटीजनशिप, अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है तो आपको कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए तो आपको एक तो ऑनलाइन पोर्टल होता है उस पर अप्लाई करना पड़ता है और आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, जो कि अगर इंडिया में है तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जमा करना पड़ेगा। और अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो इसके लिए आपको इंडियन एम्बेसी में, यानी भारतीय दूतावास में आपको जाके सबमिट करना पड़ेगा। बात करते हैं
NHRC के बारे में। तो NHRC के बारे में स्टेटमेंट दिया होता है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो जिसका आंसर था आपको श्री भरत लाल। श्री भरत लाल। श्री भरत लाल की बात की जाए तो ये तो आपको है सेक्रेटरी जनरल ऑफ NHRC है। और बात की जाए चेयरपर्सन की यानी कि चेयरमैन जो है वो NHRC के कौन है, तो वो है रामा सुब्रमण्यन। और बात की जाए तो इसमें टोटल 7 मेंबर होते हैं, जो कि जिसमें कि 5 जो है वो परमानेंट मेंबर होते हैं। और इसकी बात की जाए टेन्योर की, टेन्योर जो होता है वो होता है अप टू 70 ईयर्स, यानी या तो आप 70 साल के होने चाहिए या फिर आपका 3 साल, यानी कि आप जब ज्वाइन करते हैं तब से लेकर 3 साल तक, या फिर आपका 70 ईयर्स, जो इनमें से पहले कंप्लीट होता है उस हिसाब से होता है। बात किया जाए एक्सपेक्टेड GDP 2029 में एक्सपेक्टेड GDP की, तो ये जो होने वाला है 6148.43 बिलियन डॉलर्स इतना होने वाला है, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है। 2029 में जो है आपका इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 6.49% होने वाला है। अब बात की जाए मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट की, जो कि 2011 सेंसस के अनुसार जो है मोस्ट अर्बनाइज है गोवा, जो कि 62.2% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो शहरों में रहती थी। लीस्ट की बात की जाए तो 2011 के अनुसार सबसे लीस्ट जो है अर्बनाइज वो था हिमाचल प्रदेश। बात किया जाए नेशनल एवरेज फॉर इंडिया, यानी इंडिया में अर्बनाइजेशन की बात की जाए तो ये था 31.16%। हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात की जाए, हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो ये जो है यूपी होने वाला, यानी यूपी का पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट था और यूपी का जो है रूरल पॉपुलेशन भी सबसे हाईएस्ट था। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, इंडियन लीडर रिसीव ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टो, ये जो है आपको द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। और ये जो है आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात की जाए तो ये होता है भारत रत्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बोल रहा है कि SRH जो है यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद IPL टीम, ये जो है कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, तो ये जो है आपको सिटी यूनियन बैंक यानी CUB, इसके साथ SRH ने पार्टनरशिप की है। आर्टिकल 8 की बात की जाए तो आर्टिकल 8 के थ्रू जो फॉरेनर्स हैं वो अगर उनको सिटीजनशिप चाहिए यानी भारत की नागरिकता चाहिए तो वो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है आपको आर्टिकल 8 पे देखते हैं क्या होता है। आर्टिकल 8 जो होता है कि अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन ओरिजिन यानी कि अगर आपके माता पिता में से कोई भी अगर इंडिया का है तो आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। और इसके लिए आपको अप्लाई कहाँ करना है, तो इसके लिए आपको इंडियन डिप्लोमेटिक काउंसिलर जो आपके कंट्री में है वहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। बात किया जाए प्रतिष्ठा इन मौर्यन एम्पायर, प्रतिष्ठा जो है शब्द ये मौर्यन एम्पायर में किस चीज़ से रिलेटेड है, तो प्रतिष्ठा जो है आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। और बात करें इम्पोर्टेंट वर्ड्स की मौर्यन एम्पायर में, तो एक तो था आपका सन्निधाता जो है आपको चीफ ट्रेजरी ऑफिसर के रिलेटेड था। फिर बात करें प्रादेशिका जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM से रिलेटेड है। फिर है समहर्ता, ये जो है रेवेन्यू कलेक्टर यानी कि जो कर कलेक्ट करते थे उनको समहर्ता कहा जाता था। अब आता है व्यय हरिका,
व्याय हरिका जो है वो किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपको चीफ जस्टिस ऑफ सिविल कोर्ट। और धम्म महामात्र ये जो है क्रिएटेड बाय अशोका, यानी कि अशोका के द्वारा क्रिएट किया गया था ये पोस्ट, और ये जो है प्रचार करने के लिए था, यानी कि प्रोपगेशन, धम्म का प्रोपगेशन के लिए था। बात किया जाए कि फॉरेन सर्विस जो है वो कौन सा एक्ट है जो फॉरेन सर्विस में जाने के लिए आपको बाध्य करता है, यानी बाइंड करता है? तो ये जो है आपको नेशनल सर्विस एक्ट, नेशनल सर्विस एक्ट 1972। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि मई 2025 में जो है अफ्रीकन यूनियन वेकेशन था, जो इसको जो है सपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर जो है आपको वर्ल्ड बैंक है। 25 मई को जो है अफ्रीकन डे के रूप में मनाया जाता है, अफ्रीकन डे। बात किया जाए गवर्नर जो है वो किसके रिकमेंडेशन पे इलेक्ट होता है? तो ये जो है आपको प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे इलेक्ट होता है। गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो ये आपको आर्टिकल 155 में दिया हुआ है, और गवर्नर को जो है वो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। बात किया जाए कि गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? तो एक तो ये इंडियन होना चाहिए, एज आपको 35 साल होना चाहिए लगभग, और गवर्नर जो है एक से ज़्यादा स्टेट के लिए मोर देन 1 स्टेट मनाया जा सकता है। बात किया जाए 1292 जो है उसमें विदिहासा अटैक जो हुआ था वो किससे रिलेटेड है? तो ये जो आपको रिलेटेड है अलाउद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी। सेबी के जो है 11वें चेयरपर्सन ये कौन बने हैं? सेबी के 11वें चेयरपर्सन जो बने वो है तुहिन कांता पांडे, और इनका जो टेन्योर यानी कार्यकाल जो है 3 साल का होने वाला है। बात किया जाए 10वें की, यानी इससे पहले कौन थे? इससे पहले जो थे माधवी पुरी बुच, ये थी। और सेबी जो है आपको एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको करता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो थार डिजर्ट जो है यानी थार मरुस्थल में कौन सी प्रजाति जो है वो एक्सटिंक्शन के कगार पे है? तो उसमें जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोप 16 जो है वो किसके द्वारा चेयर किया गया था? तो कोप 16 जो है आपको सुसाना मुहम्मद के द्वारा चेयर किया गया था, और ये जो है कोलंबिया में हुआ था। बात किया जाए जो खाना जो है वो एयर टाइट डब्बे में क्यों रखना चाहिए? तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहला तो होता है कि खाना जो है आपको फ्रेश रहेगा क्योंकि आपको जो ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं जाएगा, ऑक्सीजन जाता है तो वो क्या करता है कि खाने को ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करने से क्या होता है, खाना जो है आपको ख़राब हो जाता है। तो अगर आपका एयर टाइट रहेगा तो ऑक्सीजन उसमें जाएगा नहीं, तो ना ही ऑक्सीडाइज होगा ना ही स्पॉयल होगा। बात करें कि कंटेमिनेशन, यानी कि एयर टाइट रहेगा तो उसमें कोई भी जो है आपको कीड़ा यानी कि इंसेक्ट कोई भी नहीं जाएगा, जिससे खाना ज़्यादा देर तक सही रहेगा। और ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता, यानी कि उसका फ्लेवर जो है यानी खुशबू और स्वाद जो है आपका बना रहेगा। बात करते हैं भोलेनाथ सिंह जी जो है वो किससे रिलेटेड है? तो भोलेनाथ सिंह जी जो है 1857 रिवेलियन से रिलेटेड है, और ये जो है आपको फ्रीडम फाइटर थे, 1857 की क्रांति के फ्रीडम फाइटर थे।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो विच कमांड यूज टू मेक कॉपी, यानी कि कॉपी करने के लिए कौन से कमांड का यूज किया जाता है? तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C का इस्तेमाल किया जाता है। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं इंडिया का जो पहला इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो श्रीजनम, ये कहाँ पे स्थित है और किसने बनवाया है? तो ये जो आपको एम्स दिल्ली इसमें स्थित है, और ये जो आपको CSIR-NIIST के द्वारा बनाया गया है। और ये जो आपको है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली जो है कौन से कंट्री में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया और लोकसभा को भंग कर दिया गया? तो ये इसका जो आंसर होने वाला है वो है कुवैत। और ये कब हुआ है? मई 2025 में हुआ है। बात किया जाए सुशीरवाद। सुशीरवाद क्या होता है? सुशीरवाद यानी कि विंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ध्वनि जो है आपको वायु से रिलेटेड है, जैसे कि बांसुरी यानी कि फ्लूट हो गया, शहनाई हो गया, या फिर हारमोनियम हो गया, हारमोनियम एक्सेट्रा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।